पिता जो होता है, एक पिता हमेशा चाहता है कि उसकी संतानें जो हो वो कामयाब हो, और कई बार उस संतानों को कामयाब बनाने के लिए वो पिता अपनी संतानों को डांटता भी है, मारता भी है और बहुत सारी यातनाएं भी देता है। और उस यातनाओं को और मारने पीटने और डांटने का उसके पीछे जो मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि उसकी संतान आने वाली हर परिस्थिति को ठीक तरीके से झेल सके और अपने आने वाले जीवन में सफल रहे। लेकिन कई बार उसकी ये प्रताड़ना इतनी बुरी लग जाती है बच्चों को कि बच्चे जो कर देते हैं वो सुनकर पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। आज की जो सच्ची कहानी है वो भी कुछ ऐसी है, जहां पर एक बेटे द्वारा 3 लोगों का मर्डर हो जाता है, जिसमें बेटा मां को मार देता है, बेटा अपनी बहन को मार देता है, बेटा अपने बाप को भी मार देता है। अब आप सोच सकते हैं कि वह पिता जो उसके लिए अपना पैतृक निवास, जहां पे वो रहता था, जहां का रहने वाला था, उसका जीवन अच्छे से चले और वो अपने जीवन में सफल हो, अपने पैतृक निवास जहां पे उसका गांव था उस गांव को छोड़कर वहां से काफी दूर पर दूसरी जगह जमीन लेकर रहने लगता है, इसलिए कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से अच्छी परवरिश में पढ़ें और आने वाले जीवन में अपने सफल हों। लेकिन ये उम्मीद तब टूट जाती है जब इन तीनों की हत्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का एक इलाका पड़ता है साउथ दिल्ली, और इसी साउथ दिल्ली का एक थाना पड़ता है नेबसराय, और नेबसराय थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दौली। इसी दौली गांव में एक रिटायर्ड फौजी रहते थे जिनका नाम राजेश था। राजेश की उम्र तकरीबन 51 वर्ष हो चुकी थी और वो भारतीय थल सेना में यानी इंडियन आर्मी में 12 राजपुताना रेजिमेंट से सन 2009 में रिटायर हुए थे। वो एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के आगे दम तोड़ देना पड़ा। दम क्या, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दोस्तों, दरअसल 12 राजपुताना रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद 2009 के बाद राजेश कुमार, जिनकी उम्र 51 साल थी, वो अपनी पत्नी और बेटे, जिस बेटे का नाम अर्जुन होता है, जो अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। बात है 4 दिसंबर 2024 की। इसी 4 दिसंबर 2024 को बेटा अर्जुन सुबह तकरीबन 5:30 पर अपने घर से निकलता है और आवाज लगाता है कि मां, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। और उसके बाद वो चूंकि जिम किया करता था, जो लोकल की प्रतियोगिताएं होती है जिले स्तर की, उसमें अच्छा खासा प्रतिभाग करता था, स्पोर्टमैन था, जिम किया करता था, मॉर्निंग वॉक, अच्छी खासी शरीर सेहत बना रखी थी। अब अर्जुन 4 दिसंबर 2024 को निकलता है और सुबह 5:30 बजे अपने मां से कहता है कि मां, दरवाजा बंद कर लेना। अब ये तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आता है। वापस आने के बाद घर में जैसे ही अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने एक चारपाई पड़ी है, चारपाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर कंबल है, कंबल रखा हुआ है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंबल के नीचे कोई सो रहा है। अब उस कंबल को जैसे ही हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन की लाश है, जिस लाश से काफी खून बह रहा है और गर्दन कटी हुई है। वो चिल्लाकर गांव की तरफ भागता है, दौली गांव की तरफ भागता है। पास पड़ोसी जब सुनते हैं, बगल में ही वो जहां जिम जाता था वहां भी सूचना मिलती है, तो जिम के ट्रेनर, जिम में जितने लड़के अपना वर्कआउट कर रहे थे, जिम में जितने लड़के अपना अभ्यास कर रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, वो सारे लोग भग कर आ जाते हैं। अब जब बहन की लाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मिलती है तो सब लोगों का कौतूहल का विषय था कि आखिर मम्मी पापा कहाँ हैं। अब जब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि बरामदे में ही एक कमरे में पिता की लाश पड़ी हुई है और उसके कुछ दूर पर ही मां की लाश पड़ी हुई है, जो पूरी तरीके से लहूलुहान है और दोनों लाशों से काफी खून बह रहा है। अब पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया, पूरे इंडिया में ये मामला चर्चा का विषय हो गया।
कि एक फौजी के घर में 3-3 लोगों की हत्याएं हो गई और 3-3 लोग जघन्य अपराध के तहत मारे गए। अब पुलिस को किसी ने सूचना दी, सुबह होते होते ही यानी 6:30 पर जब ये अर्जुन आता है, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, कहने का मतलब आधे घंटे 7 बजे तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ये मामला सोशल मीडिया पर देखते देखते पूरे भारत में सनसनी का माहौल बना देता है। वहां के लोकल के जो पुलिस अधिकारी थे, एसटीएफ, सारी एजेंसियां लग जाती हैं जांच में, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर किसने मारा और क्यों मारा। पुलिस वाले जब पूछताछ कर ही रहे थे तब एक बुजुर्ग वृद्धा महिला आती है, बुढ़िया आती है और कहती है कि जब बेटे से पूछा जाता है, पुलिस के अधिकारी बेटे से पूछते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन कहता है कि दरअसल साहब मैं तो 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करने गया था और मॉर्निंग वॉक करके जब मैं आया करीब 1 घंटे बाद 6:30 बजे, तो मैंने देखा कि मेरे घर पे ये आलम है, मेरे माँ की, मेरे पिता की और मेरे बहन की नृशंस हत्या हो चुकी है। अब पुलिस अर्जुन से पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तो अर्जुन कहता है कि नहीं साहब, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस के अधिकारी उससे पूछताछ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो पुलिस वालों को बताता है कि सर मैं जब 5:30 बजे गया था तो मैंने तेज आवाज में माँ को बुलाया था। अचानक एक जो बुढ़िया आ जाती है, बुढ़िया बताती है कि हाँ सर, ये बिल्कुल जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसने आवाज लगाई थी और वो आवाज मैंने सुनी थी। अब पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, पुलिस वाले पड़ोसियों से, लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिर एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्याएं, एक आदमी बचा है। अब लोगों के मुंह से, जो वहां पर इकट्ठा थे गांव के लोग, सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि चलो कम से कम बेटा मॉर्निंग वॉक पे गया था, नहीं लोग उसे भी मार देते। लेकिन पुलिस को चूंकि 3 लोगों का हत्याकांड, एक ही परिवार, तो पुलिस को एक उस व्यक्ति को तलाशना था और उस पूरे मामले को तलाशना था कि ये पूरी हत्या किस लिए और किन कारणों से हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है तो 5:30 से और 6:30 के बीच यानी कि 1 घंटे न उस घर में कोई आया है और न कोई गया है। अगर कोई आया है तो वो सिर्फ बेटा अर्जुन आया है और कोई गया है तो बेटा अर्जुन गया है। और सीसीटीवी कैमरे में ही सुबह के टाइम कुछ बुजुर्ग वहां पर घूमते टहलते नजर आते हैं, लेकिन उनका घर से कोई वास्ता नहीं था, वो लोग घर के अंदर नहीं गए थे। अब पुलिस सख्ती के साथ अर्जुन से जब दोबारा पूछताछ करती है तो पहले जो पुलिस वालों को उसने अपना पूरा बयान दिया था वो बयान बदला बदला नजर आता है। अब पुलिस के और उच्च अधिकारी तीसरी बार जब अर्जुन से पूरी बातचीत करते हैं तो अर्जुन का जो बयान था वो तीसरी बार भी बदल जाता है। अब 3 अधिकारियों को 3 तरह का बयान देना पुलिस को कहीं ना कहीं खटकने लगता है कि कुछ हो कातिल या कत्ल करवाने वाला या कत्ल को अंजाम देने वाला कहीं ना कहीं अर्जुन के जानकारी में है या अर्जुन ही हो सकता है। अब अर्जुन से पुलिस पूछताछ ही कर रही थी कि अर्जुन जो बेटा था उसके हाथ में देखती है पुलिस की चोट के निशान है। जब पुलिस उससे पूछती है कि ये चोट के निशान कैसे हैं, तो सही जवाब नहीं दे पाता है, डर जाता है, सहम जाता है। अब पुलिस का पूरी तरीके से जो दिमाग था, पूरी तरीके से जो शक था, वो यकीन में बदल जाता है और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर अर्जुन तुम ये बताओ, तो सबसे पहले पुलिस वालों को वो कहता है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। गांव वाले रिक्वेस्ट करते हैं, गांव वाले निवेदन करते हैं पुलिस वालों से कि भाई साहब आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, एक तो घर में 3 माँ, बहन और पिता तीनों की कत्ल हो चुकी है। ऐसे में कोई इंसान भला कैसे किसकी का जवाब दे सकता है, उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। वही इसके साथ अर्जुन के साथ भी था, अर्जुन भी जवाब देने में सक्षम नहीं था। फिर पुलिस तीनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इंतजार करती है कि जब अर्जुन सामान्य हो जाए। अब अर्जुन जब सामान्य हो जाता है तो पुलिस फिर से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अर्जुन पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। अब अर्जुन से पुलिस पूछती है कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, तुमने अपने माँ को, अपने पिताजी को और अपनी सगी बहन को मौत के घाट क्यों उतारा है, कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, बताओ। तब अर्जुन बताता है कि दरअसल 1 दिसंबर को उसकी बहन का बर्थडे था
और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो 1 दिसंबर को अपनी बहन से बात ही कर रहा था। अचानक उसकी बहन सारी चीजें समझा रही थी कि ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, खूब बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग बर्थडे। अचानक पिताजी आ जाते हैं और पिताजी हमेशा की तरह जैसे अर्जुन को थपेड़े लगा दिया करते थे वैसे थपेड़े लगा देते हैं और कहते हैं कि देखो अपनी बहन को, देखो कितनी अच्छी वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और तुम बस यही जिम और इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हो। अब उसको ये इतना बुरा लगता है अर्जुन को, जो थप्पड़ मार देते हैं पिताजी और कई थप्पड़ मार देते हैं। अपनी बहन से कहता है कि इनकी आदत खराब हो चुकी है, जब देखो जहां देखो चाहे जो रहता है, चाहे घर का रहे चाहे बाहर का, किसी को कुछ समझते ही नहीं, मुझे थपेड़े बजाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद फिर 4 दिसंबर को दोनों की पति पत्नी की यानी राजेश की और राजेश की पत्नी की दोनों की शादी की सालगिरह थी। तो शादी की सालगिरह मनाने के लिए ये लोग बाकायदा पूरी तैयारी में थे कि अगले दिन हम सुबह शादी की सालगिरह मनाएंगे। लेकिन 4 दिसंबर को इनके बेटे ने ही इनको दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब शादी की सालगिरह क्या होगी, क्योंकि दोनों दुनिया छोड़ चुके हैं, साथ में बिटिया भी दुनिया छोड़ चुकी है। और ये राजेश कुमार जिनकी मृत्यु हुई है यानी कि अर्जुन के पिताजी, राजेश कुमार की उम्र 51 वर्ष की थी और वो हरियाणा का एक जिला पड़ता है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव पड़ता है खेड़ी तलवाना, वहीं के रहने वाले थे। और जब ये 12 राजपुताना रेजिमेंट से सन 2009 में रिटायर होते हैं, उसके बाद इन्हें लगता है कि एक बेटा है, एक बेटी है, छोटा सा परिवार है, दोनों ठीक ठाक पढ़ाई में थे, छोटे छोटे थे। तो इन्हें लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को अगर गांव से थोड़ा सा शहर लेकर जाता हूं, हर आदमी हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों को, छोटे हैं अभी और पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो गांव का जो माहौल है अगर उसको चेंज करवा दूंगा, गांव के माहौल से इन्हें दूर रखूंगा, तो मेरे बच्चे आने वाले समय में बहुत लायक बनेंगे और बहुत सफल इंसान बनेंगे। लेकिन राजेश की तरह से बहुत सारे माता पिता हैं जिनकी ये सोच धरी की धरी रह जाती है। जरूरी ये नहीं है कि आप गांव छोड़कर बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए शहर में ले आएं तो अच्छे संस्कार सीखेंगे। जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों से हमेशा लाड प्यार रखें, वो किस परवरिश में पल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करें। और जमाना ऐसा आ गया है कि मैं समझता हूं जहां तक कि अगर बेटा बड़ा हो चुका है, आपके कंधे के बराबर हो चुका है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो चुका है, तो उस पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं, मारे पीटे ना, बेइज्जती ना करें, किसी के सामने उसको जलील ना करें कि वो ऐसी परिस्थितियों में बदले की भावना उसके अंदर जगे और वो फिर बदला ले। उसमें बर्बाद किसी का कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपका बर्बाद होना है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने संतानों को देख रेख में रखें, अपने संतानों के साथ कभी ऐसा बर्ताव ना करें कि उनके अंदर बदले की भावना भड़क जाए, क्योंकि बदले की भावना चाहे जैसी हो वो विनाश अपना ही करती है। तो उम्मीद है आप इस पूरी कहानी को सुनकर सतर्क और जागरूक जरूर होंगे। कुछ लोगों के नाम है जिनके प्यारे से कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुए थे। पहला नाम है रामबली निषाद, जो कि हमारी कहानी दुबई से देखते हैं। अगला नाम है श्रवण कुमार हरदोई से, जो कि हमारी कहानी पर इनका कमेंट हर बार आता है। फकरे आलम है, इनका भी प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था। इन 3 लोगों के नाम है। उम्मीद है आपका कमेंट भी इस कहानी पर आएगा। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या लगता है पूरी कहानी सुनकर कि बेटे के साथ अब क्या होना चाहिए। पूरी कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से देख रहे थे, ये भी जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।